नमस्कार। नमोका ट्यूटोरियल्स धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोशिका के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स अर्थात कोशिका के भागों के बारे में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो अर्थात जो पहले आया और यूकैरियोटिक अर्थात जो एडवांस कोशिका है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन पूरे विश्व में लिविंग जो सेल्स है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं और एक होता है जिसको हम लोग फौना कहते हैं। तो फ्लोरा और फौना के आधार पर सेल्स को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के नाम से जानते हैं, अर्थात जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो अगर आप अपने घर से निकलते हो या अपने आसपास के वातावरण को देखते हो तो आपको 2 प्रकार की जीवित चीजें ही मिलेंगी। एक तो मिलेंगे पेड़ पौधे और दूसरा आपको मिलेंगे जंतु, जीव जंतु मिलेंगे, चींटी से लेकर के हाथी तक। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं उसकी जो कोशिका होती है उसे कहते हैं प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका, और जो जंतु कोशिका जो होती है उसे कहते हैं एनिमल सेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोशिका जो होती है उसके चारों तरफ एक लिमिटिंग बॉडी होती है। जैसे हम घर के अंदर हैं और हमारा जो घर है उसके बाहर चारों तरफ एक मजबूत दीवार होती है और घर के अंदर हम लोग 5 सदस्य या 10 सदस्य होते हैं। उसी तरीके से कोशिका के बाहर एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर इस तरीके से कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, कोशिका के ऑर्गन इस तरीके से अंदर में होते हैं। तो अभी समझते हैं कि जो सबसे बाहर की ये जो बॉडी है या जो दीवार है उस दीवार को क्या कहते हैं? तो इस दीवार को कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत जो होती है जो उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है अर्थात प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर को कहते हैं कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये PLP से बना होता है अर्थात प्रोटीन की 2 लेयर और लिपिड की 1 लेयर। जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के ऊपर में क्या रखा रहता है, ये जैसे मान लो ब्रेड हो गया, बीच में मसाला हो गया, उसके बाद फिर से ब्रेड हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है और PLP मॉडल भी बोला जाता है। तो ऊपर प्रोटीन, फिर उसके बाद लिपिड और नीचे फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से इसका जो निर्माण होता है ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, ये 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल में जाते हैं तो प्लांट सेल में इसके बाहर और एक हार्ड लेयर होती है। ये तो हमारा हो गया किसका, एनिमल सेल का। प्लांट सेल के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। ये इसी के बाहर अगर बना दिए तो ये हो गया सेल वॉल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्लांट सेल में सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सेल वॉल होता है और एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो पादप कोशिका है या प्लांट सेल है इसमें ये 2 हमारे पास क्या पाई जाती है, दीवार अर्थात घर है, घर की दीवार और उसके बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है ये 2 दीवार। तो 2 प्रोटेक्टिव लेयर जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं हम लोग। तो घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको बहुत सारे सदस्य मिलते हैं घर के। उसी तरीके से कोशिका के बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिसको हम कोशिका के सदस्य कहते हैं या पार्ट्स ऑफ सेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात कोशिका के अंग।
तो कोशिका के जो अंग होते हैं, जैसे ये एक अंग हो गया, ये एक अंग हो गया, इसी में एक अंग को डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसकी खोज किसने की थी? क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां पर हमको क्या मिलती है? जहां से हमको एनर्जी मिलती है। जैसे पावर बैंक आप लोग सभी इस्तेमाल करते होंगे अपना मोबाइल को चार्ज करने के लिए, हमेशा चार्जर तो अवेलेबल नहीं रहता, तब आप क्या यूज करते हो? पावर बैंक का यूज करते हो। हमारे घरों में जो बिजली आती है तो वो कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। तो अब क्या कोशिका के अंदर कोयला भट्ठी जलता है कि वहां पर टरबाइन घूमता है भाई, कि पानी को स्टोर कर लेता है, टरबाइन घुमाता है और हाइड्रो पावर का के थ्रू वो एनर्जी को बनाता है? कैसे बनाता है? जिसकी वजह से इसको पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस का मतलब होता है जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, और जिसको जहां पर एनर्जी अर्थात ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और दोनों ही सेल प्रकार के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एनर्जी का पावर हाउस के रूप में क्या करता है? काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ किसके रूप में होते हैं? ग्लूकोज के रूप में होते हैं। इस एक ग्लूकोज को जलाने से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊर्जा होती है उसे एटीपी के नाम से नापा जाता है। जैसे जो बिजली के जो तारों से जो एनर्जी जो होती है उसको हम लोग वॉट से नापते हैं, उसी तरीके से शरीर में जो ऊर्जा जो आती है उसको एटीपी अर्थात एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ये नाम से जाना जाता है। तो एक भोज्य पदार्थ के दहन से, तो दहन कब होता है? श्वसन से होता है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक कप चाय बनाना है, चलो चाय छोड़ दो, एक गिलास पानी को उबालना है, तो आप एक गिलास पानी को उबालने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली गैस जलाओगे या फिर चूल्हे का इस्तेमाल करोगे, आग जलाओगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। आग जलाओगे तो आग में क्या रहती है? एनर्जी रहती है। और पानी कब बॉईल होगा? जब 100 डिग्री टेम्परेचर जब मिलेगी तब जाकर के पानी क्या होगा? बॉईल होगा। अब मैं आपको ये टास्क देती हूँ कि आप इस एक पन्ने को जलाओ और एक गिलास पानी को बॉईल करो। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये पानी गर्म होने को रहेगा तब तक ये पन्ना खत्म हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये करती हूँ कि आपको एक कॉपी दे देती हूँ, ये पूरी कॉपी, इसमें बहुत सारे पन्ने। तो अगर इसको एक एक तोड़ तोड़ के आप अगर लगाओगे तो पानी बॉईल होगा? जरूर बॉईल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं। 100 डिग्री के टेम्परेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक जलाए जा रहे हैं। और जलाने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। इसी ट्रिक से हमको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है, और ऑक्सीश्वसन के थ्रू मतलब कि ऑक्सीश्वसन के द्वारा एक ग्लूकोज अर्थात जो भोज्य पदार्थ है जो हमारे कोशिका के अंदर है, इसका दहन होता है। और दहन होने से जो एनर्जी निकलती है, तो कितनी एनर्जी निकलती है? 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। तब जाकर के हमारा जो पानी है वो बॉईल होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरे पास जो अभी एनर्जी है वो एनर्जी मुझे किससे मिल रही है? इस ग्लूकोज के दहन से मिल रही है। ठीक है, तो प्लांट सेल में ये जो क्रेब्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसी चीजों को ढूंढा, और उन्होंने ढूंढा कि एक क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, और इस क्रेब साइकिल के थ्रू हमको कितना ऊर्जा मिलता है? 38 एटीपी ऊर्जा हमको मिलती है। और एनिमल सेल में देखते हैं, तो एनिमल सेल में जो श्वसन की जो मैंने बात करी थी कि भाई श्वसन के द्वारा ही क्या होता है कि आपका जो दहन की प्रक्रिया होती है, भोज्य पदार्थों के दहन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो श्वसन के थ्रू जो ऑक्सीजन जो आ रहा है, तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में समझ लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आता कैसे है। तो एनिमल सेल में ये जो ऑक्सीजन जो होता है, अर्थात जंतु कोशिका में जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। जैसे हमारा पावर बैंक होता है, वैसे ये क्या है?
पावर हाउस है और यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। जब भी हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। 10 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है हमको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक, यह आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम और पीएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेल देखते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने की थी और ये क्या का काम करता है, सेल के अंदर परिवहन का काम करता है। अब परिवहन की जरूरत क्या है, तो अब मैं इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो यहाँ पर इसके पास ये है हमारा किचन, कोशिका का किचन। अब इस किचन में खाना बना तो इसके बाद इसको पहुंचाया, इसको पहुंचाया, इसको पहुंचाया। तो सर्विंग करने का काम जो कर रहा है ये कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, उसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया ने, अभी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी वहां पर स्टोर होती है। तो इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है या ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो ईटीएस करता है। ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में ईआर में। ईआर अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एसईआर और आरईआर। एस का मतलब होता है स्मूथ अर्थात जो सॉफ्ट होता है, और रफ ईआर अर्थात जो खुरदुरा होता है। तो खुरदुरा होने का जो कारण है वो ये है ये वाला भाग हमारा एसईआर और ये वाला भाग हमारा आरईआर। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ये वाला भाग क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, और ये वाला भाग जो है हमारा सॉफ्ट रहता है। जो सॉफ्ट वाला जो ईआर है वहां पर वसा का निर्माण होता है अर्थात फैट का निर्माण होता है, यहाँ पर फैट का निर्माण होता है। और ये जो रफ वाला है राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो पैलाडे ने की थी। राइबोसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की, 70S और 80S। तो जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है अर्थात जो प्रिमिटिव सेल्स थे उनमें पाया जाता है, और 80S जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो अभी देखते हैं इसके सब यूनिट्स कितने कितने होते हैं। एक होता है 50S और 30S, इससे बनता है 70S राइबोसोम। अब दूसरा होता है 60S और 40S, इससे बनता है 80S राइबोसोम। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो मैथमेटिकली गलत है क्योंकि 50 और 30 तो होता है 80, अब ये 60 और 40 तो होता है 100, लेकिन मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 60 और 40 बराबर 80। तो ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आप क्या करना, टिफिन आपके पास, सभी के पास लंच बॉक्स तो होगा ही। ठीक है, लंच बॉक्स को अगर आप अलग अलग करोगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगी। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये लंच बॉक्स है, ठीक, ये लंच बॉक्स हो गया आपके पास, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई रहती है और ये ऊपर का इसका ढक्कन छोटा सा। तो अब ये बड़ा यूनिट है, ये 50S और ये इसको मैं मान लू 30S। अगर मैंने इस दोनों को अलग अलग किया तो अब इसका जो जगह है ये ज्यादा घेरा है। अब अगर मैं इसको एक साथ रख दूं, ठीक है, इसको मैं ढक्कन को, ऊपर का टिफिन लंच बॉक्स का ढक्कन को मैं इसको लगा करके रख दूं तो अब ये कितना जगह घेरेगा, सिर्फ इतना ही जगह घेरेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया 70S। जैसे घर पे महिलाएं बहुत सारा किचन का सामान रखती हैं, कटोरी के ऊपर एक कटोरी, दूसरी कटोरी, या थाली के ऊपर एक थाली, दूसरी थाली, तीसरी थाली, तो इससे क्या होता है वो स्पेस कम घेरता है। तो ये जो स्पेस जो घेर रहा है ना, यहाँ पर ये जो है ये 10S जो है माइनस हो जाता है। उसी तरीके से 60 और 40S से मिलकर के क्या बना होता है, 80S बना हुआ होता है। तो राइबोसोम जो होती है ये हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। इस तरीके से ये mRNA के साथ
लगी हुई होती है। इसका छोटा सब यूनिट ऊपर लगा होता है और बड़ा सब यूनिट जो है नीचे की तरफ होता है। और फिर यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो हैं आकर के अटैच होते हैं इस तरीके से, और 20 अमीनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर छूट गया था कि ये जो ER होता है, ये ER जो है ये सेल के अंदर एक पिलर का काम करता है। पिलर अर्थात कंकाल। जैसे हमारे शरीर में जो वर्टिब्री जो है, वर्टिब्री में क्या है, बोन्स पाई जाती है अर्थात कंकाल पाई जाती है, जिससे शरीर को एक एकदम स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्या हूँ, मैं वर्टिब्री के अंतर्गत आती हूँ, अर्थात मेरे में हड्डी पाई जाती है, बोन पाई जाती है। और अगर हम केंचुआ को ले ले तो केंचुआ में कोई बोन्स नहीं होते, इसलिए वो ऐसे घसीट घसीट के रैंग रैंग के चलता है, उसकी बॉडी को कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को एक निश्चित शेप देने के लिए, हमको एक स्थायित्व और बैलेंस बना के रखने के लिए हमारा जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो वर्क करता है। उसी तरीके से ये जो ER होता है, ये किसी भी कोशिका को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक प्रकार का पिलर का काम करता है। तो सेल ऑफ द पिलर किसको कहते हैं, ER को कहते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। गोल्जी बॉडी क्या है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, सेल का ट्रांसपोर्टर। और ER जो होता है ये पिलर का वर्क करता है। तो पिलर ऑफ द सेल्स ये होता है ER। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रोटीन जो है भरा हुआ होता है। बाकी की जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ सुझाव है या इसमें से कुछ आपको समझ नहीं आया, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप हमें उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।